In another video of chemistry class 11 chapter 1। अभी तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डाल्टन एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज के बारे में। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सम हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला, सम बेसिक थॉट्स अबाउट केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप पहले तो पढ़ ही चुके हैं ये सारी चीजें और कई सारे क्लासेस में आप लोगों ने सुन रखा होगा। कई बार चीजें लोगों को क्लियर नहीं होती है। सुना हुआ, पढ़ा हुआ होना और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। जहां पर कई बार मैटर हमने सबने सुना है, नो वन इज लाइक जिसने मैटर के बारे में नहीं सुना, एटम के बारे में नहीं सुना, एलिमेंट के बारे में नहीं सुना, बट इनके अंदर डिफरेंशिएट कर पाना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या हम प्रॉपर डेफिनेशन उसकी नहीं बोल पाते कई बार कि व्हाट इज एटम, हाउ कैन यू एक्सप्लेन अबाउट एटम एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, शार्पली। सो लुक हियर, देखते हैं कैसे कि हम लोग उसको थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, कोई भी ऐसी चीज इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो चाहे वो छोटी से छोटी हो, अगर वो ऑक्यूपाई कर रही है थ्री डायमेंशनल स्पेस को और उसका खुद का कुछ मास है तो वो मैटर कहलाएगी। Light waves are also, electromagnetic radiations are also sometimes shows as a particle nature, because in that case they also have mass and they occupy space। उस केस में उनका पार्टिकल नेचर भी प्रूव कर चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में ये सारी चीजें। बट मैटर को हम लोग कह सकते हैं कि इवन गैस का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक एटम, क्यों? क्योंकि वो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे मैटर। हम ये कह सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल ये सब उसी की स्मॉल यूनिट्स हैं, बट मैटर जैसे हम कह सकते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड थ्रू विच ऑल एवरीथिंग इज मेड, सारी चीजें उसी से बनी है। और मैटर कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, जो हम आगे बात कर रहे हैं इसी में। तो मैटर कोई भी वो चीज जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, उसे हम मैटर बोल देंगे। देन अगर अब एटम की बात करें तो व्हाट इज एटम, एटम के बारे में 7 पोस्टुलेट्स और वो सारी चीजें तो हमने बात की ही, बट ओवरऑल अब हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन एटम। टू डिफाइन एटम वी कैन से simplest unit which exhibit all the properties of particular element or which having a property of a substance, किसी भी सब्सटेंस की ओवरऑल प्रॉपर्टी रखने वाला सिंपलेस्ट यूनिट, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट एंटिटी, उसको हम बोलेंगे एटम। क्योंकि एटम को जब तोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर हमने उसको तोड़ दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएगी, वो प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाएगा जो उसको एग्जिबिट करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए, उसको हटा दिया जाए इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, तो वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। दिस इज द एग्जांपल, कह सकते हैं एटम। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एटम के ही ऐसे ग्रुप को, या ग्रुप नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा उसमें, हम सिंपल शब्दों बोले सिमिलर काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिवर्स टुगेदर कॉल्ड एलिमेंट्स। इस पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन, बट नॉट इन आवर एटमॉस्फेयर, इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। तो हम अगर ऐसा बोले कि हाइड्रोजन के पूरे यूनिवर्स में जितने भी एटम प्रेजेंट है, उन सारे एटम को मैंने एक नाम दे दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कि भाई इंसान, वी ऑल आर ह्यूमंस, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, बट हर एक इंसान तो ह्यूमन ही है। अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि वी ह्यूमंस आर लिव in all around the world in separate countries, different countries, but अगर मैं किसी एक रिलीजन को पॉइंट आउट करूं, who believe in God, अब चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान में रह रहा हो, लेकिन वो बंदा तो कहलाएगा हिंदू। बस उसी तरह से हाइड्रोजन का एक एटम
जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, वो चाहे सन के ऊपर हो, चाहे वो किसी स्टार में पाया जाता हो, चाहे वो किसी दूसरे प्लेनेट में हो, चाहे वो हमारे अर्थ पे हो, वो कहलाएगा हाइड्रोजन। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल, सॉरी एलिमेंट। तो एलिमेंट सिमिलर काइंड ऑफ एटम कलेक्टिवली और टुगेदर और कंबाइंडली कॉल्ड एलिमेंट्स। और इसी तरह से 118 एलिमेंट हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो सारे अलग अलग एलिमेंट्स ही हैं। तो एलिमेंट्स को ही हम लोग एटम बोलेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर यूनिट की बात करेंगे। एटम को ही हम एलिमेंट बोल सकते हैं जब हम उसका नाम पुकार रहे हैं, जब हम उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज अ रिप्रेजेंटेटिव, हाइड्रोजन एटम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस देयर ऑल कम्युनिटी व्हिच इज, उस कम्युनिटी का ही नाम हमने रख दिया ऑक्सीजन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से हम एटम और एलिमेंट में डिफरेंशिएट करें। एटम और एलिमेंट सिमिलर चीज है, बोलने का तरीका अलग है। जैसे इंसान और पर्टिकुलर आदमी की अगर मैं बात करूं, लाइक मेरी बात करूं, आई एम ह्यूमन बट आई एम हिंदू ऑल्सो। फिर मेरी नाम की बात करें तो मेरा नाम अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर हम उसमें कास्ट और फिर उसका सब कास्ट और बाकी सारी चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। बट यहाँ हम लोग सिर्फ इतनी ही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये एग्जांपल लिया। देन मॉलिक्यूल की हम बात करें, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और बता सकते हैं कि एलिमेंट दो ही टाइप के होते हैं। जो 118 एलिमेंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कवर किए वो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड किया, आइदर मेटल और नॉन मेटल। या तो वो मेटल होंगे या तो नॉन मेटल होंगे। मेटल वो होंगे जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। हम आगे बात करेंगे इन सब चीजों की, लेकिन मैं जहां पर ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी आगे चल के। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह आएंगे और यही कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। मैं हमेशा बस एक चीज याद रखता हूं कि एलिमेंट सिर्फ दो ही टाइप के हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स को मैं हमेशा बोलता हूं मेटल्स आर रिच पीपल, वो अमीर लोग हैं। नॉन मेटल गरीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे रईस या अमीर लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। गरीब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हमेशा जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यू कैन कंसीडर दिस property to remember प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप एक मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को इस तरह से याद रख सकते हो, बस एक ही चीज याद रखना है, बाकी चीजें नहीं। तो स्टिक विथ माय एग्जांपल एंड स्टिक विथ द पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग। एलिमेंट दो ही टाइप के होता है, मेटल नॉन मेटल। उनमें फिर कुछ डिफरेंशिएशन होगा, कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जिसकी वजह से हमने उनको मेटेलॉइड और रेडियोएक्टिव एलिमेंट में भी डिफरेंशिएट किया है। These are the सब कैटेगरी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बट ओवरऑल देखा जाए तो दो ही टाइप के एलिमेंट है, मेटल नॉन मेटल। एक जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाउ अगर हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, दे आर प्योर एंड दे कैन नॉट डिकम्पोज बाय सिंपल केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। हम सिंपल किसी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन की मदद से इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किसको? एलिमेंट्स को। और दे आर प्योर बाय देयर नेचर। तो ये कुछ ओवरऑल बात हो गई एलिमेंट की। एलिमेंट के बाद हम बात करें मॉलिक्यूल्स, तो व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय देयर मास, उनके मास के अकॉर्डिंग अगर वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो जाके बनेगा एक मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दो तो बना देगा वाटर। वाटर ऑक्सीजन H2O 1:8 के रेशियो में। तो यहाँ हमेशा रेशियो सेम रहेगा। मैं पहले भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी एग्जांपल दे चुका हूं इस चीज का कि रेशियो अगर सेम रहेगा तो प्रोडक्ट हमेशा सिमिलर होगा, रेशियो चेंज होगा तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो हम लोग बस ये बोलना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बात करूं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिलेंगे, जुड़ेंगे उनके मास के आधार पर या निश्चित अनुपात में, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक, हीट्रो एटॉमिक, जिसके पास एक जैसे एटम हो, जिसके पास डिफरेंट एटम हो। एग्जांपल ले लेता हूं, हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन ने मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया है और बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनी है।
तो यहाँ पर एक सिंपल यूनिट क्या है इसकी, दिस इज हाइड्रोजन, बट ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन मिले हुए और दोनों एक ही जैसे, दैट्स व्हाई वी कैन से होमो एटॉमिक, एक जैसा एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। देन अगर मैं यहीं पर बात कर दूं H2O की, यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट मिल गए हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। इसको हम बोल सकते हैं इट इज हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हीटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या होंगे, विच prepare by chemical reaction having a fixed ratio of element by their mass। मिक्सचर जो कि मैं 9th क्लास के एक चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, पर आप चाहे तो उस वीडियो में और ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं, किस किस बेसिस पे हमने उनको डिफरेंशिएट किया है और कैसे कैसे हम लोग उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप के मिक्सचर होते हैं। वो सारा है, अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने उसके एक्सप्लेन किए हैं, बट अभी यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को, ये कंपाउंड, वाटर भी एक एलिमेंट कंपाउंड का एग्जांपल है, NaCl भी मैं एक ले लेता हूँ, नमक का एग्जांपल है, नमक एंड पानी दोनों अलग अलग कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड को अगर मैं किसी भी रेशो में मिक्स, मैंने रेशो फिक्स नहीं किया है, अगर मैं किसी भी रेशो में नमक और पानी को मिक्स करूं तो बनेगा नमक और पानी का घोल, सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं मिक्सचर। तो व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, molecules combine or mix in any ratio, then it would say mixture। मिक्सचर अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट के बेसिस पे वो 9 टाइप के होते हैं, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, वो सारे वो हम लोग 9th क्लास के, आप मेरा वीडियो एक बार रेफर करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी वो चीज। तो इसके बाद हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला के बारे में। हाउ कैन वी डिटरमाइन केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का हम केमिकल फॉर्मूला किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। दीज ऑल आर कंसीडर एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप इन सब चीजों के बारे में डिफरेंशिएट कर जाएं, इन चीजों को समझ जाएं, तो आपको केमिस्ट्री बहुत इजीली समझ में आएंगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर जो कि आप सभी लोग जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, बट इट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। हम पहले ऐसा बोलते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी पाए जाते हैं किसी एटम के अंदर, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। बट अब उस चीज को हम इस तरह से बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सिंपल से शब्दों में 2, 8 और 1। सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 1 है। अगर हम इसको बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन मिलाकर इसका 23 मास और 11 एटॉमिक नंबर हो जाता है। बट अगर मैं इसको न्यूक्लियस से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दूं, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि रईस लोहे की प्रॉपर्टी होती है, वो उधार देते हैं, उसी तरह से मेटल उधार दे सकता है इलेक्ट्रॉन। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन उधार दिया, मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज आया, अच्छा काम किया सामने वाले ने, तो एक प्लस का साइन आ गया। इसको मैं याद रखने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए कि अच्छा काम। बट इलेक्ट्रॉन देने प्लस चार्ज आने का कॉन्सेप्ट अलग है वहां पर, वो हम बात करेंगे आगे। तो वहां पर एक तरह से हम ये भी याद रख सकते हैं कि अच्छा काम किया, प्लस चार्ज आया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो कम हो गए। बट यहाँ कोई चीज नहीं बदली, क्योंकि हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी बात की थी, क्या चीज कभी नहीं बदलती, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं बदलते। सो वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कभी बदलते नहीं है। तो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की यही होगी कि कभी भी तो नहीं बदलेगा प्रोटॉन का नंबर, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक मास की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों ही मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, ये दोनों ही मास ऑफ एटम तैयार करते हैं, बीच का सॉलिड मास तैयार करते हैं। और
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम का जो भी मास है वो सिर्फ इन दोनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, और वो रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई उसका मास हम कंसीडर नहीं करते। इन दोनों के मास की वजह से जो मास डेवलप होगा उसी को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनली कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन है उसके पास, 12 न्यूट्रॉन है उसके पास, 23 मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। ये रहा उसका एग्जांपल। एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? ये जानने के लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे अर्थ पे जितनी भी गैस प्रेजेंट है, लाइक क्लोरीन को एग्जांपल ले लेता हूं। क्लोरीन, अगर मेरे अर्थ पे 1 लीटर क्लोरीन प्रेजेंट है, उस 1 लीटर क्लोरीन में से, क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप भी होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये 2 आइसोटोप क्लोरीन के पाए जाते हैं अर्थ पे। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमारे अर्थ पे 100 ग्राम या 100 ml ले लो या 1 लीटर ले लो, 1 लीटर चलो ले लेते हैं, 1 लीटर हमारे अर्थ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, उसमें से 250, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो 250 में कर सकता हूं। मैंने बोला 75% जो क्लोरीन है वो ये वाली है। 75% मतलब 750 ml, अगर 100 ml प्रेजेंट है, सॉरी 1 लीटर, तो 1 लीटर में से 750 ml हमारे पास हो गई कौन सी वाली क्लोरीन, जिसका मास 35 है। ये वाला पार्ट हो गया जो 37 वाला प्रेजेंट है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं 3:1 के रेशियो में हमें दोनों का रेशियो मिला अर्थ पे। इसको या तो हम ऐसे निकाल लें कि 1 1 1 तीनों को कंसीडर कर ले, 1 1 1 एंड 1। अब एवरेज निकालने के लिए तो हमें ये करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है, बट क्योंकि हम यहाँ इनके मास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ 1 ना रखते हुए इनका एटॉमिक मास रखेंगे। 35 35 35 देन 37, इन सबको प्लस करके 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तब जाके कहीं मेरे पास एवरेज मास निकल के आएगा। मतलब ओवरऑल अर्थ पे जितने क्लोरीन प्रेजेंट है उन सब क्लोरीन का मास इकट्ठा करके मैंने उनका एवरेज निकाल दिया, एवरेज एटॉमिक मास। और इसीलिए आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल के, सॉरी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो लिखे जाते हैं वो पॉइंट में लिखे जाते हैं। इवन क्लोरीन का ही अगर देखा जाए तो 35.5 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है 0.5, मतलब उसका कोई हमने ग्राम और किलोग्राम और ग्राम में और माइक्रोग्राम में सब में वेट नहीं किया है। ये इसीलिए क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास अलग अलग आइसोटोप मिलने की वजह से एवरेज इतना आ रहा है, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास हम 35.5 कंसीडर करते हैं क्लोरीन का। सारे एलिमेंट्स के लिए यही चीज फॉलो होती है। देन अगला ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम अगर मैं किसी भी एलिमेंट का लूं तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, उसमें कितने एटम होंगे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे जो मोल कॉन्सेप्ट बात करने वाले उसको या तो अभी बात कर लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कैसे कह सकते हैं दोनों इंटरकनेक्टेड है। हमें ग्राम एटॉमिक मास देखना है तो हमें एक नंबर याद रखना पड़ेगा जो कि मोल कॉन्सेप्ट में दिया गया था, 6.022 into 10 की पावर 23। दिस इज द नंबर गिवन बाय साइंटिस्ट, किसी और ने दिया था बट एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है इसको, ओस्टवाल्ड ने दिया था। ओस्टवाल्ड गेव दिस नंबर बट फॉर कह सकते हैं कि एवोगैड्रो को एक ऑनर देने के लिए उनका नाम दिया गया, उसके नाम से इस नंबर को रखा गया। एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है इसको, बट दिया गया था ओस्टवाल्ड के थ्रू। तो ये नंबर है 6.022 into 10 की पावर 23। कुछ नहीं, ओस्टवाल्ड ने सिर्फ एक चीज बोली कि आप किसी भी चीज का अगर इतना नंबर इकट्ठा कर लो, ये नंबर क्या होगा, आप 6022 और उसके आगे 23 टाइम्स 0 लगा दो, बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लाखों और करोड़ों में कुछ, मतलब लाख करोड़ वाली टाइप के कुछ टर्म आएगा उसका। तो उतने अगर नंबर आप किसी भी चीज के इकट्ठे कर लो, मैं तो कहता हूं अगर आपने इतने इंसान इकट्ठे कर लिए तो उन इंसानों को हम 1 मोल ह्यूमन बोल सकते हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो क्या इतने ह्यूमन पूरे अर्थ पे प्रेजेंट हैं,
शायद हम पूरे 1 मोल भी नहीं है पूरे अर्थ पे। तो वैसे ही करके बस उन्होंने एक ही चीज बोली, किसी भी चीज का अगर आप पेड़ की पत्तियां इतनी पत्तियां इकट्ठी कर लोगे वो 1 मोल पत्तियां कहलाएंगी। बिल्कुल उसी तरह से ऐसा बोला गया कि सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 AMU। नाउ द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन दोनों का मास सिमिलर होता है। आगे हम देखेंगे इस चीज को, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर होता है, उसको हम 1 AMU बोल देते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मास। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मास नंबर है या एटॉमिक मास पता है तो उसी वैल्यू को हम उसका AMU बोल सकते हैं, मतलब कितने एटम प्रेजेंट है। अब अगर उसी के, अब जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा खाली जगह पे, 1 हाइड्रोजन इज 1 AMU, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 into 10 की पावर 23 से, मतलब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के इतने एटम इकट्ठे कर लिए, और अगर मैं इतने हाइड्रोजन के एटम को इकट्ठा करूंगा तो सबका मास 1 AMU। ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं 10-10 किलो के 100 लोग को इकट्ठा कर लूं तो मिला के उनका मास सम करेंगे तो उतना आ जाएगा। वैसे ही कुछ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, हमने इतने हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे करे, उन सबको अगर हम इकट्ठा रखें और उसका वजन निकालें तो वो निकल के आएगा 1 ग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका मास 1 AMU और 1 मोल में, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस, उसे हम बोलेंगे, वैसे हम उसको बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना निकल के आएगा 1 ग्राम। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं, एग्जांपल दूसरा लें, ये तो हाइड्रोजन की बात हो गई, अगर इसी को मैं सोडियम के लिए लूं, सोडियम का मास हमें पता 23 है, तो 23 AMU एक सोडियम का मास है। इसको अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन इसे मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा, क्योंकि एक सोडियम का मास 23 AMU है, तो उसको मल्टीप्लाई उतना ही करेंगे, तो 23 ग्राम। इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करना, अगर मुझे 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन इकट्ठी करनी है। अगर मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए तो मुझे कितना सोडियम इकट्ठा करना पड़ेगा, 23 ग्राम सोडियम। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 23 टाइम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से 23 टाइम बड़ा है वो, या उसके अंदर 23 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली वो चीज वहां से आई हुई है। नंबर ऑफ एटम वहां पर कितने होंगे, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। आप 23 ग्राम सोडियम ले लो या 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम सिमिलर होंगे, विच इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। यही चीज मोल कॉन्सेप्ट में प्रूफ की गई है। इसी को अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कैन बी कंसिडर एज अ ग्राम एटॉमिक मास यूनिट व्हेन इट मल्टीप्लाइज विद द एवोगैड्रो नंबर। अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम इकट्ठे कर ले किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी कंपाउंड के या किसी भी एलिमेंट के, तो वो उसका हमें AMU या ग्राम AMU बता सकता है। उसका एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि मुझे ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास चाहिए हाइड्रोजन का, तो 1 AMU इज 1 ग्राम AMU ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ एवोगैड्रो नंबर। सिंपल। तो ग्राम एटॉमिक मास, इसको किसी फॉर्मूले से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, कितने ग्राम एटम होंगे ग्राम एटॉमिक मास में, तो मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, इससे आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूले मुझे बहुत ज्यादा समझ में आते नहीं है, इसलिए मैं कॉन्सेप्चुअली याद रखने की कोशिश करता हूँ उसको। फॉर्मूले से मुझसे गड़बड़ होती पर्सनल, आपको जो भी दोनों में से ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है यू कैन ट्राई इट। देन अगली बात हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अभी तक हमने बात की थी एटॉमिक मास, एटम और मॉलिक्यूल, डिफरेंस हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। मॉलिक्यूल और एटम, हाइड्रोजन इज अ एटम, और अगर H2O की मैं बात कर रहा हूं तो H2O इज मॉलिक्यूल। और अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, और तीनों एटम का इंडिविजुअल मास लेके अगर मैं जोड़ दूं
एक हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, 2 हाइड्रोजन के मास 2 AMU, तो 2 AMU हमने इसको कंसीडर कर लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? 8th नंबर पे। 16th नंबर, 16 इसका एटॉमिक मास होगा, ये हो जाएगा 18। इट मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। और अगर मेरे को 1 मोल वाटर चाहिए तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? 18 ग्राम बोलूं मैं उसको, या तो 18 ml बोलूं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी आप डिस्कस करोगे आगे चल के मेरे साथ, मैं करूंगा उस चीज को सॉरी आपके साथ डिस्कस। बट 18 ग्राम ऑफ वाटर इज कंसिडर एज अ 1 मोल ऑफ वाटर। व्हाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इज 18। ये यहां पर जो मैंने बताया, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। कोई भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को कई बार कैलकुलेट करने के लिए भी बोलते हैं कई सारी जगह पर। जैसे अगर मैं ले लूं ग्लूकोज C6H12O6, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे होगा? कार्बन 6 2 12, 12 into 6 कर दो, प्लस हाइड्रोजन 1 into 12, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल 12 एटम है हाइड्रोजन के इस जगह पे, और एक एटम का मास 1 AMU। कार्बन 6 है यहाँ पर और 12 एक कार्बन का मास है, प्लस ऑक्सीजन 8 into 6। इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो ये लगभग 113 या 131 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी उसकी, विच इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब अगर देखो सिंपल सी चीज है, जहां हमने ग्राम एटॉमिक मास बोला था वहीं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल यही चीज है, सेम की सेम यही चीज है। बस एग्जांपल ये ले लो आप, या वाटर का मॉलिक्यूल ले लो। वाटर यहाँ पर H2O बोल दिया हमने, यहाँ पर इसको 18 बोल दिया, सेम चीज, बस यहाँ पर भी 18 हो जाएगी, यहाँ पर भी 18 हो जाएगी। नहीं, इसकी वैल्यू बनी रहेगी क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा? 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, देन इट्स ओवरऑल मास इज 18 ग्राम। ये तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सिमिलर है, बस ये एटम की बात करेगा, ये मॉलिक्यूल की बात करेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और, अभी हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास की बात। इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि मास ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का वो मास जो कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से, या 1/8 1/8वां भाग, मतलब हम बोल सकते हैं 8 भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 एटॉमिक नंबर 8, और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखें तो वो उसका 8 गुना छोटा, ऑक्सीजन बड़ा 8 गुना, हाइड्रोजन उससे 8 गुना छोटा। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1/16 होना चाहिए, सॉरी इसको ऑक्सीजन, और 1/12 कार्बन से कंपेयर कर ले, कार्बन का एटॉमिक मास 12, इसका 16 होगा, तो ये 16 पार्ट होगा छोटा, और ये 12 पार्ट। कार्बन का एटॉमिक मास 12। अब कार्बन 112 में से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन से 12 गुना बड़ा है, उसको उल्टा करें तो कार्बन इज, हाइड्रोजन का कितना से कितना छोटा है कार्बन, या कितना बड़ा है कार्बन, तो 1/12 वैसा। तो हम इसको सबको, ये बहुत ज्यादा हैजी सा लगता है, मुझे बहुत ज्यादा हैजी लगता है, इसलिए मैं कभी भी ये सारी चीजें साइड करके सिर्फ एक ही चीज याद रखता हूं। हाइड्रोजन 1 AMU कितना, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे एटम के अंदर, बस वो एक एक हाइड्रोजन की तरह कंसीडर कर लो, उसके अलावा कुछ मत याद रखो वो, क्योंकि बुक्स में हमेशा लिखा होता है 1/12 ऑफ कार्बन, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है चीजों को। हम आपसे एक याद रखो, सिंपल सी डेफिनेशन होगी अभी, मास ऑफ कंपाउंड विच कैन डिस्प्लेस और कंबाइन विथ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड का वो नंबर ऑफ मास जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट के साथ कंबाइन कर जाए या हाइड्रोजन के पार्ट को डिस्प्लेस कर दे, वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। मतलब मान लो कि 10 हाइड्रोजन के एटम आए और उन्होंने मिलकर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को धक्का मारा,
तो 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट, उन दोनों का मास इक्वल हो जाएगा उस एस्पेक्ट में कि वो एक ऑक्सीजन का मास 16 हाइड्रोजन के बराबर है, तो वो इक्विवेलेंट मास हो गया उनका। तो इसी तरह से बस हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास इज द पार्ट और मास of a molecule which can displace or combine with one part of hydrogen. Simple सी definition है। फॉर्मूला आप इस तरह से उसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास वेट ऑफ कंपाउंड और मेटल और नॉन मेटल जो भी कुछ आप एग्जांपल लोगे, उसके बाद अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, कितना वेट हाइड्रोजन का डिस्प्लेस हुआ है, कितना वेट मेटल का है, और उससे दोनों को अगर रेशियो में निकाला उसका आपने डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट मास आप कैलकुलेट कर देंगे। ये बात हो गई। मोल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल से शब्दों में मैं अभी 2 मिनट पहले भी बात की, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं कि किसी भी कंपाउंड के किसी भी चीज के अगर इतने नंबर ऑफ एटम मैंने इकट्ठे किए, इतने नंबर ऑफ यूनिट मैंने इकट्ठी कर ली, तो वो कहलाएगी 1 मोल। इसी को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं फटाफट। Na और Cl, Na सब जानते हैं 23 मास होता है इसका, Cl का 35.5 होता है, वो एक अलग बात है 35.5। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो हो जाएगा 58.5। सिंपल से शब्दों में बोलूं कि मेरे को नमक का 1 मोल चाहिए, मैंने आपको बोला आई वांट 1 मोल नमक, आप क्या करोगे? मैं सिंपल सा 58 ग्राम 58.5 ग्राम नमक आपके सामने लाकर रखूंगा, बोलूंगा दिस इज 1 मोल NaCl एंड इट कंसिस्ट ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, सॉरी इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल NaCl के प्रेजेंट है, आप काउंट कर लो, बट इट कंसिस्ट ऑफ, बिकॉज ग्राम एटॉमिक मास वाली जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, एवोगैड्रो नंबर अगर AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम AMU में बदलता है। इसका मतलब बहुत सिंपल शब्दों में एक लास्ट बस यही चीज याद रखना है आपको, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, बस वही उसका ग्राम में 1 मोल कहलाएगा। कोई भी कंपाउंड का ग्लूकोज अगर 113 ग्राम ले लिया मैंने तो उसका 113 ग्राम 1 मोल कहलाएगा। नमक का 58.5 ग्राम 1 मोल कहलाएगा, क्योंकि इसके इतने ग्राम इतने नंबर ऑफ एटम से बने होंगे। ग्लूकोज के 113 ग्राम इतने नंबर ऑफ एटम से बने होंगे, बस वही चीज है। ऐसे बोलो वैसा बोलो, बात एक ही है। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट की बात हुई। आगे एक 2 चीजें और देख लेते हैं।